हेलो प्यारे बच्चों, मैं नितिन आपके सामने फिर से एक बार आ गया हूँ क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी लेक्चर नंबर 3 लेके। जैसा हमने लास्ट 2 लेक्चर में सीखा था, आखिरकार क्यों कोल्ड वॉर हुआ, क्या क्या रीजंस थे यूएसएसआर और यूएसए के बीच में। फिर हमने सीखा लास्ट लेक्चर में कि बच्चों आखिरकार कम्युनिस्ट पार्टी ने कितना झोलमोल किया, क्या सोशलिज्म था और किस तरह 15 राज्यों की मांग थी कि उन्हें सोवियत यूनियन से अलग होना है। ये बहुत सिंपल चला था और सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। जिस बच्चे ने वो पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले वो दोनों लेक्चर देख के आइए और फिर यहाँ पर आइए, वरना आपको आज का लेक्चर बच्चों समझ में नहीं आएगा। आज का लेक्चर एग्जाम के पर्पज से बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम लोग वो सारे टिप्स और सारे रीजंस पढ़ने वाले हैं जिसमें हम पढ़ेंगे व्हाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट, आखिरकार सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ। और यही सारे रीजन एग्जाम पूछेगा आपसे बच्चों। तो आज का लेक्चर आप कॉपी पेन लेके बैठिए और चुपचाप मेरे साथ में एकदम अच्छे से समझ समझ के नोट्स बनाते रहिए, ठीक है, क्योंकि हमारा वादा है एनसीईआरटी ऑन योर फिंगर टिप्स। तो शुरू करते हैं बच्चों आज का लेक्चर। शुरुआत करते हैं व्हाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट। जैसा हम समझ सकते हैं कि लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया था बच्चों, उसका विभाजन हो गया था, उसका विघटन हो गया था। तो विघटन होने के बहुत सारे रीजंस थे। कल हमने कुछ पहलू बात कर ली थी, परसों हमने लेक्चर में कुछ पहलू बात कर ली थी, बट रियलिटी ये है कि बहुत सारे पहलू अभी रहते हैं, अभी बहुत सारे कारण रहते हैं। विभाजन बच्चों किसी एक रीजन की वजह से नहीं होता है ना। अगर कोई इंसान आपकी लाइफ से दूर जा रहा है या आप उसको दूर कर रहे हो तो उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं। एक रीजन नहीं होता, 2 रीजन नहीं होते, और भी रीजन होते हैं। और यहाँ तो एक कंट्री विशेष की बात हो रही है बच्चों। तो एक कंट्री से अगर 15 देश अलग होना चाहते हैं, बिल्कुल अलग अलग इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, तो उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं बच्चों। बात समझ में आ रही है आपको? समझ में आ जाएगी बात, क्योंकि समझा रहा हूं मैं नितिन भैया आपके सामने। तो आखिरकार करते हैं व्हाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट, आखिरकार क्यों हुआ सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट। देखो सबसे पहले बात बच्चों जान लो कि ये कोई पहली बार नहीं है पूरे वर्ल्ड में कि कोई देश डिसइंटीग्रेट हुआ हो, और ना ही लास्ट बार होने वाला है। 1991 में डिसइंटीग्रेशन हुआ सोवियत यूनियन का, एकदम पढ़ाऊंगा कहानी की तरह। 1991 में डिसइंटीग्रेशन हुआ सोवियत यूनियन का, और ये ना कोई फर्स्ट टाइम था वर्ल्ड के लिए, ना कोई लास्ट टाइम है। फिर आखिरकार सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेशन इतना फेमस क्यों है, इसे क्यों इतने पॉपुलैरिटी से पढ़ाया जाता है, क्यों ये आपकी सबसे सीनियर मोस्ट क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1 में दे रखा है। देखो बच्चों बहुत सिंपल चीज है यहाँ पे। पहली बात, सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेशन 15 टुकड़ों में हुआ, उसमें से 15 देश निकले, एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, सीधा 15 देश। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस थे। वो शो करता है करप्ट गवर्नमेंट को, वो शो करता है गलत आइडियोलॉजी को, वो शो करता है स्टैग्नेंट इकोनॉमी को, और कहीं ना कहीं वो शो करता है किस तरह गवर्नमेंट ने मिलिट्री पे जो खर्चा किया था बजाय आम लोगों की इच्छाएं या आकांक्षाएं पूर्ति पे। बहुत सिंपल है बच्चों, कुछ मुश्किल चीज नहीं है। मुश्किल जहां पे लगेगी वहां पे आप क्वेरी में कमेंट कर देना। आप भी कमेंट सबके मैं पढ़ता हूं, और मुझे आप पर्सनल डीएम वगैरह भी करते हो, तो वो भी मुझे अच्छा लगता है कि कहाँ कहाँ आपको समझ में आ रहा है, कहाँ नहीं आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो पहले हमने क्या सीखा कि कोई पहली बार नहीं है, ना कोई लास्ट बार है। आखिरकार बात करते हैं ऐसा क्या हुआ। तो सबसे पहले बच्चों रीजन है कि वहां पे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन की बात की जाए तो बहुत वीक पड़ चुके थे। वे क्यों पढ़ चुके थे? क्योंकि लोगों की आकांक्षाएं, एस्पिरेशंस पूरी नहीं कर पा रहे थे। जो लोगों ने उम्मीदें लगा रखी थी सरकार से कि सरकार हमारे लिए काम करेगी, सरकार उन कामों पर खरा नहीं उतरी बच्चों, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी उम्मीदों पे आपको ही चोट लग जाती है, और सेम कहानी यहाँ पर भी हमें देखने को मिलती है। इकोनॉमिक लैब्स की वजह से हमें कह सकते हैं कि वहाँ पे जो कंज्यूमर हैं, वहाँ पे जो लोग हैं, उन्हें रिसोर्सेज कमी होती है, वहाँ शॉर्टेजेस आती है फूड्स की और बाकी आइटम्स की, और कहीं ना कहीं सरकार उसमें पीछे रह जाती है। अब आप बात करेंगे कि आखिरकार इतना बड़ा देश और कमी रिसोर्सेज की, इतना बड़ा देश कमी फूड शॉर्टेज की, इतना बड़ा देश और कमी इकोनॉमी में, ऐसा कैसे पॉसिबल है बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों बात करते हैं, सबसे बहुत मेजर रीजन है करप्शन। कंट्री कितनी भी अमीर हो जाए, कंट्री इकोनॉमी कितनी देर से आगे ग्रो करने शुरू हो जाए, बट जब तक अगर कंट्री में जो पॉलिटिशियंस हैं, जो लीडरशिप है, वो अगर करप्ट है, तो फिर कंट्री ग्रोथ अपने आप रुक जाती है बच्चों। सिर्फ इतना ही नहीं, कंट्री जो बेफिजूली खर्चा करती है, कहीं ना कहीं वो रीजन ही बनता है लोगों की बेसिक नीड्स ना पूरी कर पाने का, है ना। बहुत सिंपल है, समझ में आ रहा है ना आपको? समझ में आना चाहिए। व्हाई डिड द सिस्टम बिकम सो वीक एंड व्हाई डिड द इकोनॉमी स्टैग्नेंट।
आखिरकार सोवियत यूनियन की इकोनॉमी स्टेगनेट क्यों रही, रुकी क्यों रही? इसे हिंदी में बच्चों कहते हैं गतिरुद्ध। ठीक है, वहां की अर्थव्यवस्था गतिरुद्ध क्यों हो गई? तो सोवियत यूनियन ने अपना बहुत सारा पैसा बच्चों खर्च किया था आर्म्स पे। उन्होंने न्यूक्लियर मिलिट्री आर्सेनल पे बड़ा पैसा खर्च किया था। इतना पैसा उन्होंने वहां खर्च कर दिया कि वो भूल गए कि लोगों की आकांक्षाएं क्या है। आखिरकार हमें लोगों की किस तरह डील करना है, उनकी क्या क्या नीड्स पूरी करनी है। अपना सारा पैसा वहां खर्च कर रहे हैं। वो सिर्फ वहीं खर्च नहीं कर रहे हैं, जो ईस्टर्न यूरोपीय कंट्रीज थी जो सोवियत यूनियन के पास में आती हैं, उन्हें पैसा खिलाया जा रहा है। और क्यों खिलाया जा रहा है? सिर्फ इस बात पे कि फ्यूचर में वो सोवियत यूनियन का साथ देंगे, वो सोवियत संघ के साथ खड़ी रहेंगी। उनका माल पानी खाया है, उनका नमक खाया है, तो सोवियत संघ के साथ पिछलग्गू बन के चलती रहेंगी। और इसी चीज में सोवियत संघ ने उन्हें अपना पिछलग्गू बनाने में बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर दिया, और इसी वजह से वहां के लोग नाखुश थे, है ना बच्चों। इकोनॉमी स्टेगनेट होने का कोई एक रीजन नहीं होता। इतने बड़े देश के लिए, जहां पिन से लेकर कार तक प्रोडक्शन देश के अंदर हो रहा है, कोई नीड यहाँ नहीं पड़ रही है बच्चों इंपोर्ट की। तो अगर इतना बड़ा देश, इतना बड़ा प्रोडक्शन, फिर भी टेक्नोलॉजी इतनी वीक कैसे रह पाती है? क्यों वेस्टर्न कंट्रीज को सोवियत यूनियन टक्कर नहीं दे पाया? तो वहां पे है करप्ट गवर्नमेंट, वहां पे है पिछलग्गू देशों पे किया गया पैसा खर्च, वहां पे है मिलिट्री डिपार्टमेंट पे, आर्सेनल पे, आर्म से किया गया पैसा खर्च। मेरे वर्ड्स को बच्चों बहुत प्रॉपर समझिएगा। मैं यहाँ पे अच्छे वर्ड, एनसीईआरटी वाले वर्ड यूज करता हूं जो आपको एग्जाम में लिखने हैं। एग्जाम में क्या होता है, हम क्वेश्चन देखते हैं, अरे हमें कहते हैं समझ में इसको आता है, हम तो इसे कर लेंगे। बट रियलिटी बच्चों वहां पर क्या होती है कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हैं, उसका आंसर लिखने बैठते हैं, तो उस आंसर में हम लोग बना बनाकर लिखना शुरू कर देते हैं, और फिर टीचर बना बनाकर ही मार्क्स देता है ना। अब आप बोलोगे भैया हमने तो आर्ट्स ले रखी है, हम नहीं बनाएंगे तो काम क्या चलेगा? हाँ, आप आंसर बना सकते हो, बट आपका जो बना हुआ आंसर है वो भी एनसीईआरटी लैंग्वेज पे होना चाहिए। आपके वर्ड्स में वो सॉलिडिफिकेशन होना चाहिए कि जैसे ही आप वर्ड लिखो, टीचर बोलेगा बच्चा पढ़ के आया है, इसको मार्क्स देने बनते हैं। अगर आप एक 6 मार्क्स क्वेश्चन में सिर्फ 6 पॉइंट्स भी लिखते हो, और वो 6 पॉइंट्स 1 लाइन के होते हैं, बट टू द पॉइंट आंसर, अच्छे वर्ड्स वहां यूज कर रखे हैं, एकदम सॉलिडिटी शो हो रही है, तो टीचर मार्क्स काट ही नहीं सकता बच्चों। मैं भी बच्चों की कॉपी चेक करता हूँ, मैं बहुत सारे टेस्ट बच्चों से लेता हूँ, और मैं वहां पे क्या देखता हूँ कि बच्चे ने 4 लाइन 10 लाइन का आंसर लिखा, ये मैं चेक नहीं करता। मैं चेक करता हूँ कि बच्चे ने भले छोटा आंसर लिखा है, बट उसका आंसर कितना करेक्ट है, एक्चुअली वो कितना हद तक मैच कर पा रहा है अपने व्यूज को किताब के पर्सपेक्टिव से, उसका ओपिनियन किस तरह से डील कर पा रहा है एक किताब में लिखे हुए चैप्टर की लाइंस में, है ना। मेरा यहाँ पर YouTube पे आने का काम यह है कि जो बच्चा कहीं ना कहीं किताब से भटक गया है, वो वीडियोस वगैरह पे डिपेंडेंट है, वो डिपेंडेंट है कि भाई नोट्स पढ़ लिए काम हो गया, उससे बेहतर है आप एनसीईआरटी अपने फिंगर टिप्स पे करो। नोट्स तो बच्चों आपको मैं भी दूंगा, बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी एनसीईआरटी। ये आपका ब्रह्मास्त्र है, ये आपके अगर टिप्स पे हो गई तो फिर आपको कोई जरूरत नहीं है अलग से कोई रेफरेंस बुक चलाने की। बात समझ में आ रही है बच्चों? बात समझ में आ रही है? बात समझ में आनी चाहिए। इसके बाद में है they could see the disparities between their system and the system of the West after years of being told that the Soviet, हाँ देखो बच्चों आगे, सोवियत system was better than Western capitalism. The reality of its backwardness came as a political and psychological shock. अब सोवियत यूनियन के जो लोग थे उन्हें अब तक ये लगता हुआ आ रहा था बच्चों कि सोवियत संघ बहुत आगे है वेस्टर्न कंट्रीज से, बट जैसे उन्हें रियलिटी मालूम पड़ी, उन्हें मालूम पड़ा कि वेस्टर्न कंट्री जो यूरोपीय देश और अमेरिका हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं टेक्नोलॉजी पे, उन्हें एक साइकोलॉजिकल शॉक लगा, क्योंकि अब तक वो इस झूठी गलतफहमी में जी रहे थे कि सोवियत यूनियन सबसे आगे चल रहा है, हमारा देश सबसे स्ट्रांग है हर चीज में। वो उनकी झूठी गलतफहमी आज दूर हो गई, और दूर कैसे हो गई बच्चों? पॉलिटिक्स की वजह से। उनके सामने सब क्लियर हो गया कि आखिरकार वो कितने बड़े साइकोलॉजिकल इल्यूजन में थे, जो साइकोलॉजिकल शॉक के साथ दूर हुआ, और ये शॉक इतना गहरा हुआ कि लोग डिसइंटीग्रेशन की डिमांड करने लगे। देखो बहुत नॉर्मल, थोड़ा आप सेंस लगाओ कि अगर सभी देश एक साथ रहते हैं तो अचानक से ऐसा क्या हो गया कि सभी 15 के 15 देश इकट्ठे होते हैं, कहते हैं हमें तो भाई अलग होना है, हमें विभाजन चाहिए, हम अब सोवियत यूनियन का हिस्सा बनके नहीं रहना चाहते। तो यहाँ पे डिमांड आती है बच्चों लोगों की कि लोग आखिरकार किस हद तक सहन नहीं कर पाए, है ना। आखिरकार वो सैचुरेशन पॉइंट कौन सा आया जिसको क्रॉस करते ही लोगों ने कहा कि भाई हमें अब अलग रहना है, हमें आपका हिस्सा नहीं बने।
ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल इल्यूजन जो लोगों का था वो टूट चुका था, और साइकोलॉजिकल शॉक के साथ में अब डिमांड लोगों की हाई होने वाली है। ठीक है, द सोवियत यूनियन हैड बिकम, बच्चों ये वाला पैराग्राफ आपकी एनसीईआरटी का डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। आपको ये लाइन बाय लाइन समझ में आना चाहिए। पहले लाइन क्या है? द सोवियत यूनियन हैड बिकम स्टैग्नेंट इन एन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल सेंस एज वेल। द कम्युनिस्ट पार्टी दैट हैड रूल्ड द सोवियत यूनियन फॉर ओवर 70 years 70 years was not accountable to the people। 70 साल से ऊपर राज करने वाली कम्युनिस्ट पार्टी, 70 साल से ऊपर राज करने वाली कम्युनिस्ट पार्टी लोगों के प्रति बच्चों जवाबदेह नहीं है, अनअकाउंटेबल है। इससे मालूम पड़ता है कि पार्टी में कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि 70 साल तो मैं आ चुकी हूँ, उसके बाद भी आ जाऊंगी, क्योंकि यहाँ तो बच्चों मोनार्की चल रहा है, तो उस पार्टी को फिक्र नहीं लोगों को जवाब देने की, और अब लोग जवाब मांगने को तैयार बैठे हैं। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं बच्चों। ऑर्डिनरी पीपल वर एलिएंटेड बाय स्लो and stifling administration, rampant corruption, the inability of the system to correct mistakes it had made, the unwillingness to allow more openness in government, and the centralization of authority in a vast land. Worse still, the party bureaucrats gained more privileges than ordinary citizens। अब बच्चों यहाँ पर क्या है, जो वहाँ के आम लोग हैं, जो नॉर्मल पीपल हैं, रेजिडेंट्स हैं, उनकी डिमांड यहाँ चल रही है कि आखिरकार जो आपने एक्स्ट्रा राइट दे रखे हैं ब्यूरोक्रेट को, जो लीडर बने बैठे हैं, जो पार्टी के मेंबर्स हैं, उनके पास जो एक्स्ट्रा राइट हैं, उन राइट्स को हटाया जाए। वो भी उस देश का हिस्सा है। रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए बेसिक नीड्स की, बात की जाए एस्पिरेशंस की, तो आखिरकार वो कंट्री की बेसिक नीड्स को फुलफिल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? और अगर वो कर नहीं पा रहे तो उनके पास में एक्स्ट्रा राइट किस बात की? बात समझ में आ रही है? अब लोगों ने सरकार से सवाल ऐसे पूछे जो पिछले 70 साल में नहीं पूछे गए थे, और सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं था बच्चों, क्योंकि सरकार यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंस में है कि कम्युनिस्ट पार्टी सोशलिज्म ही आगे भी रहने वाला है। पर अब लोगों को समझ में आ चुका है कि कम्युनिस्ट पार्टी कितना बड़ा दोगलापन कर रही है। आखिरकार जो लोग मिस्टेक्स निकाल रहे हैं, सरकारी कमियां निकाल रहे हैं, उन्हें दबाया जा रहा है ना। कल हमने सीखा था बच्चों, एक नाम पढ़ा था हमने, बोरिस येल्त्सिन। इस बंदे ने 1991 में आखिरकार इतना उधम मचाया कि 1991 में सीआई ऐसा गठन करना पड़ा। कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट्स की बात की गई, उसके मूवमेंट, उसका तख्ता पलट आखिरकार किस तरह भारी हो गया और सरकार गिर जाती है कम्युनिस्ट पार्टी, है ना। तो बच्चों वो आखिरकार कैसे पॉसिबल हो पाया? जब लोगों ने उसका साथ दिया। लोगों ने कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी के जो पॉलिटिशियंस हैं, जो लीडर्स हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके पास जो प्रिविलेजेस राइट हैं, उन्हें खत्म करना चाहिए। अगर वो खत्म होंगे तभी जाकर हमारा विकास हो पाए, है ना। देखो बच्चों, ऐसा होता है कभी कभी कि लोगों के पास जो राइट हम लोग को देते हैं, हम चुन के लोगों को राइट देते हैं, अपना रिप्रेजेंटेशन शो करवाते हैं ना हम। हमारे देश में डेमोक्रेसी बच्चों, है ना, हर 5 साल में चुनाव होते हैं, एक नया लीडर हमारे सामने खड़ा होता है, हमारे सामने आता है, हाथ जोड़ता है और वोट मांगता है। फिर हम उस विश्वास करते हैं, रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि भाई क्या हमें ये रिप्रेजेंट कर सकता है कंट्री के बिहाफ पे, क्या हमारी नीड्स को ये कंट्री को, सरकार को बता सकता है, क्या पूरी करवा सकता है। हम थोड़ा विश्वास जारी करते हैं, उसको वोट डाल के आ जाते हैं। बट एट द एंड रियलिटी में यहाँ पर क्या होता है कि वो अपने प्रॉमिस से भटक जाता है। उसको लगता है कि जो उसके पास राइट है वो उसके बर्थ से मिले हुए हैं, उसको लगता है उसके पास जो राइट है वो उसका अधिकार है, जबकि यहाँ पर क्या है, जो उसका अधिकार है वो हमने दिया है, हमारा विश्वास ही उसका अधिकार था। वैसे यहाँ पे पार्टी करप्ट हो चुकी है, वो भूल चुकी है कि लोगों का विश्वास ही उसका अधिकार है। समझ में आ रही बात बच्चों? जो विश्वास यहाँ पे अधिकार बना बैठा है, आज विश्वास टूटने वाला है, और सोवियत यूनियन की ये करप्ट पॉलिटिशियंस पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी अब यहाँ से निकलने वाली है। ठीक है, अब यहाँ फिर से आते हैं मिखाइल गोर्बाचेव। आपको लास्ट लेक्चर याद है मिखाइल गोर्बाचेव, जो हमने पढ़ा था बहुत अच्छे से। मिखाइल गोर्बाचेव 1985 में बनते हैं महासचिव, जनरल सेक्रेटरी सोवियत यूनियन। ये भी कम्युनिस्ट पार्टी के ही हैं, और इन्होंने बहुत सारे स्टेप उठाए बच्चों कि आखिरकार किस तरह पे एक नया रिवोल्यूशन लेकर आए और लोगों को जोड़ें, फिर से लोगों की आकांक्षाओं पर काम करें। इन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी, बनने ने पूरी कोशिश करी, बट एट द एंड यहाँ पर क्या हुआ, वो नहीं बचा पाए डिसइंटीग्रेशन। बात समझ में आ रही है? देखो बहुत नॉर्मल है, अगर कोई चीज होने को ही है, बिल्कुल एकदम बाउंड्री पर ही है, तो कोई बंदा बाउंड्री पे खड़े रोकना चाह रहा है तो पॉसिबल नहीं है ना। इससे बेटर है कि उसको पहले ही रोक लो, है ना। जाने वाला बच्चों कहने से पहले ही जा चुका होता है।
अब आपके हाथ में मुट्ठी में रेत भरी है और आप उस मिट्टी को पीछे जा रहे हो, तो क्या वो रेत हाथ में टिक पाएगी? वो आराम से निकल जाएगी। तो उसको सिंपल हाथ को खोल दो, जितनी रेत बहती है बहने दो, जितनी हाथ में टिकती है टिकने दो, है ना। ये बहुत बड़ी बात है, लाइफ का लेसन है और इस चैप्टर का लेसन भी यही है। गौरवाचेप ने उस पूरी मिट्टी को खींचने की कोशिश करी, उस रेत को थामने की कोशिश करी कि सारे गणराज्यों को थाम लूंगा, किसी को दूर नहीं जाने दूंगा, बट ऐसा होता नहीं है। मिखाइल गोर्बाचेव के लाखों प्रयासों के बाद भी वहां की पार्टी इतनी करप्ट हो चुकी थी कि लोग उसका दमन सह नहीं पाए और आखिरकार सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेशन हो गया। ठीक है। अब अगर मैं इसे अलग पर्सपेक्टिव से सोचता हूं तो एक पर्सपेक्टिव ये भी निकलता है कि मिखाइल गोर्बाचेव के आने के बाद बहुत जल्दी डिसइंटीग्रेट हो गया सोवियत यूनियन का। मतलब अगर 1991 में डिसइंटीग्रेशन हुआ, तो अगर गोर्बाचेव साहब नहीं आते तो वो डिसइंटीग्रेशन बच्चों 2000 तक पॉसिबल हो सकता था। मतलब 9 साल तक आगे बढ़ सकता था। तो ये हीरो थे या जीरो थे, है ना, ये बातें मानने वाली है। अब देखो होता क्या है, मैं तो भाई मानता हूं कि बंदे ने एफर्ट्स तो डाले, बट वो एफर्ट्स किसी काम के नहीं रहे। अब वो एफर्ट्स काम के क्यों नहीं रहे जान, है ना। जैसे आप सामने एक दीवार है और आप उसको धक्का देने लग गए कि पूरी फोर्स लगा दूंगा, दीवार को पीछे कर दो, तो आप इसके क्या बोलेंगे? पागलपन बोलेंगे या जुनून बोलेंगे? क्या बोलोगे इसे आप? पागलपन। तो क्या मिखाइल गोर्बाचेव ने पागलपन किया? देख लेते हैं। मिखाइल गोर्बाचेव ने जो भी बच्चों यहाँ पे काम किए, उन्होंने कहा कि भाई मैं कुछ कुछ करके कैपिटल चलाने की कोशिश करूंगा, मैं वेस्टर्न कंट्री से रिलेशन अच्छे करूंगा और मैं कुछ हद तक डेमोक्रेसी लेके आ जाऊं। अब बात करते हैं क्या वहां के लोग इस चीज को एक्सेप्ट करने को राजी हैं? देखो, अब मिखाइल गोर्बाचेव साहब आ चुके हैं, अब लोग की आकांक्षाएं और बढ़ चुकी हैं। एक बंदा, उनको लग रहा है कि उम्मीद की किरण है, तो लोगों ने इतनी उनसे उम्मीद थोप दी, इतनी उम्मीद थोप दी कि वो बंदा ढंग से काम ही नहीं कर पा रहा, है ना। उम्मीदें बहुत बढ़ चुकी हैं लोगों की, आकांक्षाएं बहुत बढ़ चुकी हैं, इतना प्रेशर बढ़ चुका है मिखाइल गोर्बाचेव पे, बंदा तेजी से काम करने में लगा हुआ है। बट लोगों का मानना यह है कि मिखाइल गोर्बाचेव स्लो काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? स्लो काम कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? अब मैं चाहूं तो इस चैप्टर को वन शॉट में बना सकता हूं, बट हमारे पास अभी टाइम है अच्छा खासा। अगर आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो मेरा मानना सिंपल ये है कि बोर्ड एग्जाम मार्क्स तो लाने ही लाने हैं, वो तो लाने ही लाने हैं, बट यहाँ पे कॉन्सेप्ट फिट होना चाहिए। जब तक बात यहाँ पे नहीं घुस रही आपके, तब तक मेरा पढ़ाने का और आपके पढ़ने का बच्चों को कोई मतलब नहीं। ठीक है। मेरा सिंपल क्लास में मतलब होता है कि बच्चे के कॉन्सेप्ट दिमाग में फिट होना चाहिए। अगर आज के 1 साल 2 साल 3 साल बाद भी यही टॉपिक उसके द्वारा कहीं पढ़ाना पड़ जाए या कहीं उसे डिस्कशन करनी पड़ जाए या डिबेट करनी पड़ जाए, तो वो अपने पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझा सके, वो बता सके वो कितना काबिल है, वो कितना फैक्चुअल है, कितना एजुकेटेड है। समझ में आ रही बात बच्चों? अब देखो यहाँ पे होता क्या है, मिखाइल गोर्बाचेव के आने के बाद में पूरे सभी लोग उससे इतनी आकांक्षाएं लाद देते हैं कि बंदा काम कर रहा है तेजी में, बट लोगों को लग रहा है काम कर रहा है स्लो। और इसका उल्टा यहाँ पर क्या होता है, जो कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स हैं, जो कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स हैं, जिनके पास प्रिविलेज राइट है, उनका मानना यह है कि मिखाइल गोर्बाचेव बच्चों बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, वो बहुत खेस्तान दिखा रहे हैं काम में, तेजीपन ला रहे हैं काम में। मिखाइल गोर्बाचेव को उनकी प्रिविलेज राइट नहीं हटाने चाहिए, जैसे काम हो रहा है वैसे काम होने देना चाहिए। तो बच्चों ये तो कहीं से भी जायज नहीं है। अगर किसी कंट्री में सुधार लेकर आना है तो उसमें होने वाले आयामों को अपनाना पड़ेगा, है ना। जब तक आप अपडेट नहीं रहोगे तब तक आप कंट्री की इकोनॉमी को, टेक्नोलॉजी को किस तरह से मॉडिफाई कर पाओगे। अपडेशन बहुत जरूरी है बच्चों, लाइफ में भी, पढ़ाने में भी, पढ़ने में भी और हर चीज में। आज से बहुत सालों पहले आपने सुना होगा गुरुकुल होते थे, है ना, गुरुकुल होते थे। आपने देखा होगा वीडियोस वगैरह में, टीवी चैनल्स में देखा होगा कि एक पंडित जी पढ़ाते थे और सारे बच्चे गुरुजी करके पढ़ते थे, है ना। पहले स्लेटियां होते हुआ करती थी, अब बच्चों फिर व्हाइट बोर्ड्स आए, अब स्मार्ट बोर्ड आ गए। आगे जाके टेक्नोलॉजी और बढ़ सकती है, इससे मालूम पड़ता है अपडेशन बहुत जरूरी है। अगर कम्युनिस्ट पार्टी वही सोशलिज्म और वही सारी बातें, करप्शन, ब्यूरोक्रेट्स को पावर दे देना, इतनी खामियां मैं निकाल चुका हूं और खामी निकालूंगा, तो बच्चे बोलेंगे भैया आप तो खामी निकालने के लिए बैठे हो, बट बच्चों रियलिटी है इसमें खामी भरी, उसमें अच्छाई कहां से ढूंढो, है ना। अगर आप कूड़े के पहाड़ में कूड़ा ही मिलेगा और तुम्हें क्या मिलेगा। तो वैसे ही यहाँ पे है, मिखाइल गोर्बाचेव ने अंतिम प्रयास किए, बहुत प्रयास किए। लोगों ने कहा काम स्लो हो रहा है, वहां के पॉलिटिशियंस ही कह रहे हैं काम बहुत तेजी में हो रहा है, तो बंदा करे तो क्या करे, जाए तो कहां जाए। तो वैसे ही कहानी मिखाइल गोर्बाचेव की है। आए तो मेहमान बन के आए, गए तो ऐसा लगा कि कभी आए ही नहीं। तो मिखाइल गोर्बाचेव इस तरह से कुछ छोटे मोटे समय के लिए आगे चले जाते हैं। ठीक है।
अब इसके आगे बात करते हैं आखिरकार उनके जाने के बाद में क्या फर्क पड़ा। ठीक है, जाने क्या फर्क पड़ा तो पहले जान लेते हैं बच्चों। यहाँ पे दो वर्ड लिखे हैं, एक नेशनैलिटी है, दूसरा सॉवर्जिनिटी। ये वर्ड आपको बहुत ध्यान से पढ़ने हैं। नेशनैलिटी या नेशनलिज्म या सॉवर्जिनिटी, इसको बोलते हैं संप्रभुता, राष्ट्रवाद और संप्रभुता। मिखाइल गोर्बाचेव के आने के बाद उनसे पहले जो लोग विरोध कर रहे थे, उनके आने के बाद जो विरोध कर रहे थे, वो विरोध इतना हाइपर हो चुका था कि लोग कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद को, लोग कहीं ना कहीं उस क्रांति को, संप्रभुता को फील कर पा रहे थे। अब लोगों की आंखों में वो उमंग थी कि वो सोवियत यूनियन से अलग होकर काम कर सकते हैं, वो अब कम्युनिस्ट गुलाम नहीं रहने वाले, अब उनकी खुद की आइडियोलॉजी हो सकती है और वो इंडिपेंडेंट जिंदगी जी सकते हैं, है ना। ऐसा ही होता है या नहीं होता, आप बताओ। समझ में आ रहा है? प्रॉपर समझ में आ रहा होगा, मैं मान ही नहीं सकता समझ में नहीं आ रहा। मैं प्रॉपर आप समझा रहा हूँ हिंदी में और इंग्लिश मिक्स करके, जहां इंग्लिश बोलना है वहां इंग्लिश बोल रहा हूँ, जहां हिंदी बोलनी है वहां हिंदी बोल रहा हूँ। तो किसी मीडियम का बच्चा ये नहीं बोल सकता भैया समझ में नहीं आ रहा। और जो मेरा पढ़ाने का मकसद है वो आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है, आपकी पूरी एनसीईआरटी फिंगर टिप्स पे है। और मैं हर बार पहली वीडियो से बोलता हुआ आ रहा हूँ और लास्ट वीडियो तक यही बोलता रहूंगा कि मेरा बच्चा गोल है आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, है ना, ताकि आपको पता रहे आखिरकार हुआ क्या है एक्चुअल। इसलिए मैं एनसीईआरटी के अलावा भी 4-5 लाइन आपको एक्स्ट्रा बताता हूं ताकि आपको एग्जाम में लिखने में वर्ड्स की कमी ना पड़े। ऐसा ना हो कि क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, 6 मार्क्स का है, आपके पास 2 पॉइंट है, 3 पॉइंट है। ऐसा होना ही नहीं चाहिए कि आपके पास लैक ऑफ वर्ड्स हैं, क्योंकि आप पढ़ नितिन भैया से इस चैनल पे आए हो तो वर्ड्स की कमी बच्चों नहीं रहने वाली। वर्ड्स आपको ऐसे ऐसे मिलने वाले हैं जो टू द पॉइंट एनसीईआरटी के हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। हाँ, यहाँ फीलिंग आ चुकी है सॉवर्जिनिटी, फीलिंग आ चुकी है नेशनलिटी की। इसके बाद देखो बच्चों, बात करते हैं। वन व्यू इज दैट नेशनलिस्ट अर्जेस एंड फीलिंग्स वर वेरी मच एट वर्क थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ द सोवियत यूनियन एंड दैट वेदर और नॉट द रिफॉर्म्स हैड अकर्ड देयर वुड हैव बीन एन इंटरनल स्ट्रगल विद इन द सोवियत यूनियन। दिस इज अ व्हाट इफ ऑफ हिस्ट्री बट श्योरली इट इज नॉट एन unreasonable view given the size and diversity of the Soviet Union and the growing internal problems. Other things that Gorbachev reforms speeded up and increased nationalist dissatisfaction to the point. मैंने आपको पहले कहा था कि अगर सेकंड पर्सपेक्टिव से देखें तो मिखाइल गोर्बाचेव के आने के बाद बच्चों बहुत तेज विभाजन हुआ। जो विभाजन अगले 9-10 साल पोस्टपोन्ड हो सकता था, वो मिखाइल गोर्बाचेव जिन्हें हम अभी तक हीरो कह रहे थे, उनके आने के बाद बहुत तेजी से शुरू हो गया। तो सेकंड पर्सपेक्टिव ये शो करता है कि मिखाइल गोर्बाचेव ने ऐसे ही काम करना शुरू करा तो लोगों को लगा कि काम और तेजी से हो सकता है, क्यों ना इस बंदे को भी हटाओ और इसका विघटन करो। तो लोगों के मन में वो उम्मीदें यहाँ पे जाग चुकी थी और आखिरकार सोवियत यूनियन जो इतना बड़ा देश है, वहां 15 गणराज्य हैं जो फील ले चुके हैं, एक टेस्ट चख चुके हैं आजादी का मिखाइल गोर्बाचेव के आने के बाद। वो चाहते हैं कि अब गवर्नमेंट से बिल्कुल अलग हो जाएं और कहीं ना कहीं अपना कंट्रोल दिखाएं। ठीक है, प्रॉपर आपको समझ में बच्चों आ रहा होगा। इसके बाद हम बात करते हैं आयरनिकली कोल्ड वॉर वगैरह हमने सीख लिया था। अब जो मेन बात बच्चों यहाँ पर ये आती है कि सोवियत यूनियन में किन देशों की हाई डिमांड हो सकती है उससे अलग होने की, किन देशों की हाई डिमांड हो सकती है उनसे अलग होने की। तो यहाँ पे बच्चों क्या लिखा है, सेंट्रल एशियन जो रिपब्लिक्स ऐसे देश हैं जिनके एथनिक, जिनके रिलीजियस डिफरेंसेस हैं रूस और बाकी देशों के साथ में, जिनकी धार्मिक विचारधाराएं, जिनकी परंपराएं नहीं मैच खाती हैं रूस से बड़ी कंट्री के साथ में, ऐसी उम्मीदें थी कि इनकी डिमांड रहेगी कि हमें सोवियत संघ से अलग होना है। ठीक है, डिमांड इनकी रहनी चाहिए थी, पर हम क्या कह रहे हैं, ऐसी उम्मीदें थी, लोगों को लगता था ऐसा होगा, बट ऐसा हुआ नहीं बच्चों, हुआ बिल्कुल इसका उल्टा। डिमांड यहाँ पे किसने करी, डिमांड बच्चों यहाँ पे करी रशिया, जॉर्जिया, लटाविया, एस्टोनिया, बेलारूस। ये वो कंट्री हैं जिन्हें बाल्टिक एरिया कंट्रीज भी कह सकते हैं। इन कंट्री की डिमांड, रशिया बाल्टिक एरिया कंट्री में नहीं आता, बाकी सारे आते हैं, इन कंट्री की डिमांड बच्चों रही। अब बच्चे बोलेंगे भैया रशिया तो इतनी बड़ी कंट्री थी, उसका डोमिनेंस भी था, फिर उसने क्यों बोला होगा कि हमें भी अलग होना है। आखिरकार यूक्रेन जो एक अच्छी खासी वहां पे इमेज रखता है, अभी यूक्रेन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, 1991 की बात चल रही है जब बढ़िया दोस्ती थी रशिया यूक्रेन। यूक्रेन है, बेलारूस है, एस्टोनिया है, लटाविया है, ये देश क्यों डिमांड कर रहे हैं, ये तो अच्छे खासे ग्रो कर रहे थे, इकोनॉमी ऊपर जा रही है। इनका मानना है कि जो सेंट्रल एशियन कंट्री है, जो सेंट्रल एशियन कंट्री है, वो कहीं ना कहीं पीछे कर रही है इनकी इकोनॉमी। इनकी वजह से जो देश सेंट्रल एशिया वाले हैं, इनकी वजह से ये लोग ढंग से ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। इन्होंने कहा कि अगर इनके साथ लेके चलेंगे तो ढंग से काम नहीं कर पाएंगे, हमारी इकोनॉमी बच्चों रुक जाएगी और पॉलिटिकल पावर जो है हमारी वीक पड़ जाएगी।
समझ में आया आपको बच्चों? देखो यहाँ पे टेबल दे रखी है, ये आप ध्यान से देख रहे हैं ना, ये आप आराम से पढ़ सकते हैं। इसमें डेट्स बच्चों मेंशन दे रखी है। 1985 मिखाइल गोर्बाचेव का जनरल सेक्रेटरी बन जाना, 1988 में जब इंडिपेंडेंस मूवमेंट चलता है लिथुआनिया में, लिथुआनिया कंट्री बच्चों सोवियत यूनियन की है। ऐसे ही 1989 अक्टूबर है, 1990 फरवरी है, आपको सारी डेट्स में लिखा है इसमें क्या है, या आपको सिर्फ रीड कर लेना है और डेट्स याद कर लेंगे, डेट्स मेमोराइज कर लेंगे। ठीक है बच्चों, क्या आप मुझे बताओ कि आपको आज की क्लास समझ में आई? हम समझेंगे नेक्स्ट क्लास में सोवियत संघ के विघटन की होने वाली परिणतियां क्या थी, शॉक थेरेपी क्या था और शॉक थेरेपी की विशेषताएं क्या थी। हम चैप्टर को तोड़ तोड़ के पढ़ रहे हैं बच्चों। मेरा सिंपल गोल है कॉन्सेप्ट आपकी जुबान पर, कॉन्सेप्ट आपके दिमाग। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बहुत है, इतना काफी है। आपने सीख लिया सोवियत संघ का विघटन किन किन पहलुओं की वजह से हुआ था, मैंने आपको बहुत से समझा दिया है और मैं नोट्स आपको दे दूंगा। अगर आपको कोई लेक्चर समझ में आया है बच्चों तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, एनसीईआरटी ऑन योर फिंगर टिप्स, द एंड ऑफ बाइपोलरिटी, लेक्चर नंबर 4 हम बाद में करने वाले हैं। तब तक के लिए नमस्कार एंड थैंक यू।